ये दुनिया का सबसे गुप्त संगठन है। ये एक ब्लैक बजट पर चलता है, अपनी शक्ति को ऑफशोर कैश और शेल कंपनियों के माध्यम से वैध बनाता है। शीत युद्ध में विदेशी नेताओं को अपदस्थ करने से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एल्गोरिदम और ड्रोन तैनात करने तक CIA अमेरिका की शक्ति का अंतिम लीवर है। साल है 1945 का। दूसरा विश्व युद्ध आग और मलबे में खत्म हो रहा है। यूरोप खंडहर में है। शक्ति का संतुलन बस बदलने वाला है। सोवियत संघ की रेड आर्मी ने आधे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है। स्टालिन की पकड़ वारसो से लेकर बुखारेस्ट तक राजधानियों पर कस रही थी। अमेरिका के लिए यह बुरी खबर थी। अमेरिकी सरकार को सोवियतों की योजनाओं के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। उस समय अमेरिका के पास OSIS, ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज था। उन्होंने युद्ध के दौरान नाजी आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट किया, लेकिन वे सिर्फ शौकिया थे। मॉस्को का खुफिया नेटवर्क उनसे कहीं आगे था। यहां तक कि ब्रिटेन की MI6 भी वॉशिंगटन से अपने रहस्य छिपाती थी। अमेरिका केवल अपनी कच्ची औद्योगिक ताकत और सैन्य बल से युद्ध जीत रहा था, बेहतर खुफिया जानकारी से नहीं। अप्रैल 1945 में हैरी ट्रूमैन ने राष्ट्रपति पद संभाला। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने शुरू में ONSIS को बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि देश को एक बेहतर और बड़ी खुफिया सेवा की आवश्यकता है, और इसलिए वॉशिंगटन के गलियारों में एक नया संकल्प आकार लेता है। राष्ट्रपति एक ऐसा संगठन बनाने वाले थे जो अमेरिकी इतिहास में पहले कभी नहीं बना। एक ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया में एक अदृश्य युद्ध लड़ेगा। 1947 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का गठन हुआ। उनका जनादेश खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, गुप्त अभियान चलाना और यदि आवश्यक हो तो अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करना था। यह कानून जल्दबाजी में और विवादास्पद ढंग से बनाया गया था। इस अस्पष्ट शब्दों ने एजेंसी को शुरू से ही बहुत अधिक लचीलापन और शक्ति दी। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसी खुफिया सेवा जो सीधे राष्ट्रपति को जवाब दे, कांग्रेस या जनता को नहीं। मार्शल प्लान का गुप्त फंड और ऑपरेशन अजाक्स। इतनी शक्ति के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और खुले तौर पर पैसा मांगना ऐसे सवाल खड़े करता जिनका जवाब संस्थापक नहीं दे सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप खंडहर में था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल प्लान के साथ जवाब दिया। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने 4 वर्षों में यूरोप में $13 बिलियन से अधिक, आज के $150 बिलियन से अधिक डाले। ये पैसा भोजन, मशीनरी और बुनियादी ढांचे के लिए था, लेकिन गुप्त दस्तावेजों के भीतर एक समझौता था। मार्शल प्लान के फंड का 5% CIA को दिया गया, लगभग $685 मिलियन। इस पैसे का उपयोग चुनावों को प्रभावित करने, राजनेताओं को रिश्वत देने और पूरे यूरोप में प्रचार अभियान चलाने के लिए किया गया। हालांकि इतना पैसा होने का मतलब सफलता नहीं थी। 1940 के दशक के अंत में सोवियत KGB जासूसी का गोल्ड स्टैंडर्ड था और CIA उनके सामने एक नौसिखिया थी। असफल मिशन इतने व्यापक थे कि एक आंतरिक रिपोर्ट में एजेंसी को घातक रूप से भेदित, फेटली पेनेट्रेटेड बताया गया। CIA को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक हेडलाइन जीत की जरूरत थी। यह मौका 1953 में ईरान में आया। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ब्रिटेन का नियंत्रण खत्म हो गया। ब्रिटेन ने वॉशिंगटन से मदद मांगी। CIA ने योजना को ऑपरेशन एजैक्स नाम दिया। CIA अधिकारी कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर, जो एक राष्ट्रपति के पोते थे, $1 मिलियन से अधिक के CI फंड के साथ तेहरान में घुसते हैं। उन्होंने सांसदों को खरीदा, अखबारों को भुगतान किया गया ताकि मोसादेक को भ्रष्ट तानाशाह बताया जा सके। 19 अगस्त को सैनिकों ने प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोल दिया।
और मोसादेक को घंटों के भीतर पकड़ लिया गया। CIA में इस तख्तापलट को एक मास्टरपीस के रूप में सराहा गया, लेकिन तेल के लिए एक लोकतंत्र को गिराने ने एक खतरनाक मिसाल कायम की। तकनीक की छलांग, U-2 और काला धन। 1950 के दशक में CIA तख्तापलट में व्यस्त रही, जैसे 1954 में ग्वाटेमाला, लेकिन पूर्वी यूरोप में KGB ने उनके ऑपरेशनों को शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया। CIA ने स्वीकार किया कि वे KGB को उनके अपने खेल में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें अमेरिका अच्छा था, महान प्रौद्योगिकियों का निर्माण। CIA ने एयरफोर्स के साथ साझेदारी की। इसका परिणाम था U-2। ये एक जेट था जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जहां कोई सोवियत लड़ाकू विमान या मिसाइल नहीं पहुंच सकती थी। इसके पेट में लगे कैमरे 13 मील ऊपर से 2 फीट चौड़ी वस्तुओं की तस्वीर ले सकते थे। ये केवल एक हवाई जहाज नहीं था, ये एक पायलट के साथ एक जासूसी उपग्रह था। लेकिन छाया युद्ध में हर जगह पैसों की जरूरत थी। वियतनाम युद्ध के दौरान U-2 ने हो ची मिन्ह ट्रेल को मैप किया। CIA के लिए धन का स्रोत हमेशा साफ नहीं था। लाओस में हमोंग लड़ाकों को हथियारों और वेतन के बदले अफीम के खेतों की रक्षा करते हुए दिखाया गया। कंबोडिया में हेरोइन की तस्करी ने चुपचाप उन ऑपरेशनों को बढ़ावा दिया जिन्हें स्टेट डिपार्टमेंट कभी स्वीकार नहीं करता। क्यूबा, चिली और मन पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। अप्रैल 1961 में CIA ने अपने सबसे साहसी ऑपरेशन बे ऑफ पिग्स पर दाव लगाया। क्यूबा के निर्वासित एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित फिदेल कास्त्रो को उखाड़ फेंकने के प्रयास में समुद्र तटों पर उतरे। योजना कुछ ही दिनों में विफल हो गई। राष्ट्रपति कैनेडी के लिए ये एक अपमानजनक विफलता थी। उन्होंने कहा कि वह फिर कभी CIA की सलाह से प्रभावित नहीं होंगे। 1970 के दशक की शुरुआत में CIA का ध्यान चिली की ओर गया। सल्वाडोर अलेंदे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले मार्क्सवादी राष्ट्रपति थे। व्हाइट हाउस के लिए ये एक बुरा सपना था। CIA ने विपक्षी मीडिया में लाखों डॉलर डाले, हड़तालों को फंड किया और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। 11 सितंबर 1973 को जनरल पिनोशे के नेतृत्व में सशस्त्र बलों ने हमला किया। राष्ट्रपति महल जल गया। वॉशिंगटन ने राहत की सांस ली। इसी दौरान CIA ने घर पर एक निषिद्ध रेखा पार की। प्रोजेक्ट एमकेल्ट्रा के तहत CIA ने अनजान विषयों पर LSD, सम्मोहन और मनोवैज्ञानिक यातना के साथ प्रयोग किए। उनका लक्ष्य था मन पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। वे मंचूरियन कैंडिडेट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोग जो हत्या जैसे अकल्पनीय कृत्य कर सके और फिर उन्हें याद न रखें। ईरान कॉन्ट्रा और ब्लैक बैंक। 1970 के दशक के मध्य में वियतनाम की विफलता और वाटरगेट घोटाले ने CIA की साख को हिला दिया, लेकिन लैंगल में पुरानी आदतें बनी रहीं। स्विट्जरलैंड और कैरेबियन में गुप्त बैंक खाते गुप्त धन को बहते रहे। 1980 के दशक की शुरुआत में CIA ने एक विवादास्पद समाधान निकाला। अमेरिकी बंधकों को मुक्त कराने में मदद के लिए CIA ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार बेचे। इन गुप्त हथियार बिक्री से हुए मुनाफे को स्विस बैंक खातों में भेजा गया और फिर मध्य अमेरिका में निकारागुआ के विद्रोहियों कॉन्ट्रास को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन हथियार बिक्री ही एकमात्र फंडिंग स्रोत नहीं था। मध्य अमेरिका में कोकीन तस्कर उत्पाद को उत्तर की ओर ले जा रहे थे। CIA का नेटवर्क दूसरी तरफ देखता रहा या कुछ मामलों में सीधे तस्करों के साथ काम करता रहा, जब तक कि मुनाफा कॉन्ट्रा ऑपरेशनों में जाता रहा। जब 1986 में यह कहानी सामने आई तो वॉशिंगटन हिल गया। CIA के लिए BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का विशाल घोटाला सामने आया। BCCI ड्रग तस्करों और तानाशाहों के लिए आश्रय था, जहां अरबों का काला धन बहता था। CIA ने इसका उपयोग अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में
गुप्त धन को चैनल करने के लिए किया। 1991 में 7 देशों के अधिकारियों ने बीसीसीआई को एक ही समन्वित कार्रवाई में बंद कर दिया। 9/11 और ड्रोन का उदय। 1991 में सोवियत संघ ढह गया। केजीबी, सीआईए का शातिर प्रतिद्वंद्वी, चला गया। सीआईए का उद्देश्य हिल गया। बिना केजीबी के सीआईए का क्या उद्देश्य है? शांति अल्पकालिक थी। वॉशिंगटन की निगाहों से दूर ओसामा बिन लादेन अपनी सेना बना रहा था। 1990 के दशक के अंत तक बिन लादेन एक अनुशासित, अच्छी तरह से वित्त पोषित नेटवर्क का कमांडर बन गया था। दूतावासों और यूएसएस कोल पर हमले हुए। फिर 11 सितंबर 2001 की सुबह आई। अपहृत विमान ट्विन टावर से टकराए, जिससे लगभग 3000 लोग मारे गए। सीआईए के लिए मिशन अब पूर्ण था। दुश्मन को ढूंढो और उन्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करो। 2003 में सीआईए ने जोर देकर कहा कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार WMDs, लेकिन खुफिया जानकारी त्रुटिपूर्ण थी। कोई WMDs नहीं मिले, लेकिन इराक सीआईए के लिए एक विशाल थिएटर बन गया। अरबों डॉलर खुफिया निगरानी में बह गए। और इसी बीच एक नया हथियार आकार लेता है, ड्रोन। सीआईए को कुछ साफ, तेज और सस्ता चाहिए था। प्रीडेटर ड्रोन हेलफायर मिसाइलों से लैस स्काउट और हत्यारा दोनों बन गया। MQ-9 रीपर इससे भी आगे निकल गया। सैटेलाइट लिंक का मतलब था कि एक पायलट नेवादा में बैठकर पाकिस्तान में हमला कर सकता था। ये एक युद्ध था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बिन लादेन का अंत और पलंतीर का जादू। एक दशक तक ओसामा बिन लादेन सीआईए की पकड़ से बचता रहा। फिर 2010 में एक बड़ी सफलता मिली। एक संदिग्ध को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऊंची 4 दीवारी वाले परिसर तक ट्रैक किया गया। 2 मई 2011 को नेवी सील टीम 6 ने हमला किया। परिसर की तीसरी मंजिल पर उन्हें बिन लादेन मिला। 2 शॉट्स ने खोज समाप्त कर दी। सीआईए के लिए यह वर्षों की अथक खोज का अंतिम प्रमाण था। लेकिन आतंकवाद विकेंद्रीकृत हो गया। अब चुनौती यह थी कि हमलों को होने से पहले कैसे रोका जाए। सीआईए ने एक स्टार्टअप के साथ साझेदारी की, पलंतीर। यह नाम टॉलकिन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सर्वदर्शी पत्थरों पर रखा गया। पलंतीर का असली जादू बिंदुओं को जोड़ने में था। यह फोन कॉल, यात्रा लॉग, बैंक वायर और लाइव ड्रोन फुटेज को एक साथ बुनकर एक सिंगल लिविंग मैप बनाता है। विश्लेषक छिपे हुए जाल को देख सकते थे। पलंतीर के साथ सीआईए खतरों का केवल जवाब नहीं देती, बल्कि उनका अनुमान लगाती है। आज सीआईए अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े वर्गीकृत बजटों में से एक के साथ काम करती है। अरबों डॉलर साइबर ऑपरेशन, सहायता प्राप्त विश्लेषण और गुप्त कार्रवाई में बह रहे हैं। आज का मुकाबला चीन के साथ है। बीजिंग हाइपरसोनिक हथियार, एआई निगरानी और वैश्विक प्रभाव में एक निकट समतुल्य प्रतियोगी है। यह मुकाबला शीत युद्ध जैसा नहीं होगा। दुनिया अधिकतम जटिलता के युग में प्रवेश कर रही है। सूचना तुरंत फैलती है। राजनीतिक विचारधाराएं वास्तविक समय में टकराती हैं। सीआईए को उन तरीकों से परखा जाएगा जिनसे उसे पहले कभी नहीं परखा गया। और इस नई दुनिया में एक गलती, एक अंधा धब्बा घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता।